और आज 3:30 बजे बेटा यानी कि 3:30 पर यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी। या तो मैं प्रैक्टिस क्लास लूंगा 3:30 बजे, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, या फिर ठीक है, या फिर वो की क्लास होगी, जो भी होगी 3:30 बजे आज यूट्यूब पर क्लास होगी। या तो उसमें प्रैक्टिस सेट करा दूंगा मैं, या कुछ भी, मतलब 3:30 बजे उसमें करेंगे, तो मेंस की प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जब वो करा दूंगा, जो भी रेडी हो पाएगा मेरे पास। ठीक, चलो रिलेटिव प्रोनाउन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिव प्रोनाउन के करने बेटा। ये थी आज की कहानी। लो मां सरस्वती का नाम और देख लो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझिएगा। जैसे पहला, अब सबको पता है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जहां होता है उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। लेकिन ये कहानी को अपोस्ट्रोफी एस बेकार कर देता है। जैसे बेटा अगर नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है, आपको पता है इसके बाद एक नाउन आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन इसी नाउन के लिए हुआ तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसी के लिए है, इसी के बाद आ गया। लेकिन गलत कब होगा? जब नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस हो प्लस नाउन हो और आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है मेरे दोस्त वो इस नाउन के लिए आ रहा हो, लेकिन लिखा तो इसके बाद है। अब कहानी गलत, आपको इसे घुमा के ऑफ पैटर्न लगाना होगा, ऑफ यूज करो वहां पर। चलो दोनों बातों को समझाता हूं। दिस इज राहुल्स कार, हाँ, विच आई वॉन्ट टू बाय। बेटा आप राहुल को तो नहीं खरीदना चाहते होगे, आप कार को खरीदना चाहते होगे। सो दिस इज राहुल्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। तो विच किसके लिए है? कार के लिए। तो ये जो आने वाली चीजें बिल्कुल करेक्ट होगी, वेरी गुड। अब अगर मैंने ये बोल दिया मेरे दोस्त दिस इज राहुल्स कार, हाँ, हु इज, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। ये राहुल की गाड़ी है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल है। तो बेटा ये हु आया है राहुल के लिए, इसका मतलब ये एंटीसीडेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बेटा ये तो नहीं कर सकता कि हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो ये रिलेटिव क्लॉज है यहां से यहां तक, इसको मैं इसके बाद लिख दूं फर्स्ट ऑफ, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं एक सिंपल से काम ये कर सकता हूं बेटा कि यहां मैं इस राहुल कार को पेपर में काटूंगा और करूंगा दिस इज द कार ऑफ राहुल, दिस इज द कार ऑफ राहुल, हां, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो पेपर में यहां एरर होगा। छोटी सी बात है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान काम हो गया। ठीक है, बेटा कह पैसेज की जो है पीडीएफ, बेटा पैसेज की पीडीएफ भी बना रहा हूं, जो मेंस के बैच के लिए बनाऊंगा उसे आप क्लियर पैसेज की पीडीएफ में डलवा दूंगा। तो ये बनेगा दिस इज राहुल कार व्हिच आई वांट टू बाय, तो दिस इज द कार ऑफ राहुल हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से आप इसको अपडेट रखोगे। ठीक है भाई, आगे सुनिएगा अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई मेरे कई बार क्या होगा, एंटीसीडेंट में आपको नाउन नजर आएगा, आपको प्रेपोजिशन नजर आएगी और आपको एक नाउन और नजर आ जाएगा, प्लस आपको यहां रिलेटिव क्लॉज नजर आ जाएगी। मतलब भाई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बेटा तो रिलेटिव क्लॉज ही तो बनाएगा। हाँ, तो यहां रिलेटिव क्लॉज नजर आ जाएगी, यहां आपको नाउन नजर आ जाएगा, प्रेपोजिशन नजर आ जाएगी, नाउन नजर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है। और आपको पता है जो प्रेपोजिशन और नाउन बनते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनते हैं, और प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज का काम करे, मतलब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी बेटा, और प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है। और रिलेटिव क्लॉज भी किसका काम करती है? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। अब सपोज करो बेटा इसमें ये मेन नाउन हो, मतलब यही है करता धरता, ऐसे कॉपी करना जैसे मैं लिखा हूं, एग्जांपल से तुरंत आपको समझ आ जाएगा। अब इसी मेन नाउन का ये एडजेक्टिव है और इसी मेन नाउन का ये भी एडजेक्टिव है, मतलब बेटा रिलेटिव क्लॉज भी इसके लिए है और ये फ्रेज भी इसके लिए है। अब आप कैसे फंस गए कि मैं इस एडजेक्टिव को पहले लिख के इसको पीछे तो नहीं फेंक सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन इसी के साथ जुड़ी रहनी जरूरी है। तो ऐसा अगर फॉर्मेट पेपर में दिखता है तो सही होगा, यहां पर हम उस रूल को एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगी। अब हमारी मजबूरी होगी, भले ही ये एंटीसीडेंट का भी काम कर रहा है, लेकिन बेटा है तो घूम फिर के ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अरे भाई पहले फ्रेज वाला एडजेक्टिव आ गया, बाद में क्लॉज वाला एडजेक्टिव आ गया, दोनों ही इसी के एडजेक्टिव है, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव हो सकता है, क्यूट एंड टॉल गर्ल, तो दोनों एडजेक्टिव्स दोनों के लिए। तो होगा क्या बेटा, आप बोलोगे सर एंटीसीडेंट आना चाहिए, तो ये काटूंगा नहीं पेपर में, बेटा काट के इसको आगे लिख ले, तो इसको पीछे कैसे लिख पाएगा? तो अगर ऐसा फॉर्मेट पेपर में आपको दिखता है तो सही हो जाता है। दिस इज द रीजन। आओ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को और बेहतर समझ आएगी। जैसे बेटा अगर मैं ये बोल दूं आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं, हां, व्हिच माय फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। बेटा मेरे पिताजी ने हिस्ट्री खरीदी थी, पिताजी ने हिस्ट्री नहीं खरीदी होगी बेटा, पिताजी ने किताबें खरीदी होंगी। तो एक बात बताओ, किताबें हैं किसकी हैं? हिस्ट्री की। तो ये भी क्या है बच्चे, इसका नाउन ये जुड़ के क्या बना? प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन रही है? एडजेक्टिव फ्रेज। ये अपने आप में क्या बनी? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज अपने आप में क्या बनी बेटा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो मेरे बच्चे, किताबें हिस्ट्री की, ये एडजेक्टिव भी किसके लिए है? किताब के लिए, और ये एडजेक्टिव भी किसके लिए? किताब के लिए। तो पुत्र क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आई हैव द बुक्स व्हिच माय फादर बॉट ऑफ हिस्ट्री? नहीं लिख सकता, सत्यानाश हो जाएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज बॉट के बाद ऑफ हिस्ट्री नहीं। तो हमने क्या किया भाषा में कि यार ये फॉर्मेट सही है, क्योंकि ये भी इसका एडजेक्टिव है, ये भी इसका एडजेक्टिव है। भाई पहले ये एडजेक्टिव आ गया, बाद में ये एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि इसको तो पक्का ही नहीं फेंक सकते। तो अपने आप में एक तरीके से कंपाउंड का काम कर रहा है, और उसके बाद यहां पर ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विद माय फादर बॉट, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विद माय फादर बॉट। तो ऐसा लगे जैसे बेटा ये कंपाउंड हो गया, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, हां, और विद माय फादर बॉट। इसलिए ऐसा जब आपको दिखता है तो पेपर में नो एरर होगा। कई बार बच्चे यहां गलती कर देते हैं, आगे आ नहीं सकता बेटा, पहली बात। लेकिन इसमें बच्चा डायरेक्ट रखता है ना, एंटीसीडेंट में अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो रिलेटिव क्लॉज उसके बाद आए तो वो सही होती है, रटना नहीं, आपको समझना है। ठीक है बेटा, ये भी इसका एडजेक्टिव है, ये भी इसका एडजेक्टिव है, तो पीछे किसका मजबूरी है, इसके अलावा सेंटेंस फॉर्म कैसे लिख नहीं पाएंगे, तो ये सही होता है। आगे देखिएगा मेरे बच्चे, आगे कोई चीज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है बेटा कि सेम काम है, आपको नाउन दिख रहा है, आपको प्रेपोजिशन दिख रही है, आपको नाउन दिख रहा है, हाँ, फिर आपको रिलेटिव क्लॉज दिख रही है। ओहो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ओहो रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी, इसके अलावा तो काम नहीं करती। आपने देखिए सब दोनों सेम तो हैं, क्यों मुझे ले रहे हो? सेम है, लेकिन बात ये गलती है। क्या गलती है बेटा? प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है, हाँ, वो एडवर्ब फ्रेज का भी तो काम करती है। अगर ये नाउन में डिटेल ऐड ना करे और ये किसी ना किसी वर्ब जो इससे पहले यूज होगी उसके लिए एडवर्ब का काम कर रही होगी, तो बेटा अब क्या होगा? अब ये गलत होगा। अब आप इसको उठा के पहले लाओगे, क्यों? क्योंकि एडवर्ब को पीछे फेंक दोगे, इसको आगे लाओगे। सर वहां क्यों नहीं फेंका बेटा? एडजेक्टिव था ना, वो भी, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, छोटे एडजेक्टिव, बड़ा एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज, पीछे फेंक नहीं पा रहा था हिस्ट्री को। लेकिन पेपर वाले ने चाल खेली उन रूल वाले बाबाओं के लिए जो रूल रट के पेपर में चले जाते हैं कि एंटीसीडेंट में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो सकता है। कैसे? देखो बेटा, उसने दिया ही सेंट द फर्नीचर, हां, टू पटना। अब बेटा टू पटना फर्नीचर का एडजेक्टिव थोड़ी ना है। ही सेंट द फर्नीचर टू पटना, हां, व्हिच ही बॉट इन दिल्ली। सपोज करो हमने ऐसे बना दिया, ही हैज सेंट, ऐसे लिखो, ही हैज सेंट, उसने वो फर्नीचर पटना भेज दिया है जो उसने दिल्ली में खरीदा था।
ठीक है, यही तो मीनिंग है बेटा इसका। अब गड़बड़ क्या हुई बेटा? गड़बड़ ये हुई सर, अब जो बच्चा तोते की तरह रखेगा तो सही नो एरर कर देगा। हाँ, क्योंकि टू पटना आ जाएगा ना सर, नाउन प्लस। अरे नहीं भाई, देखो, ही हैज सेंट द फर्नीचर वेयर? टू पटना। बेटा टू पटना तो एडवर्ब हो गई। हाँ, और विच ही बॉट इन दिल्ली ये एडजेक्टिव हो गया। अरे भाई, पहले एडजेक्टिव लेना फर्नीचर का, टू पटना पीछे फेंक दे, सब पीछे फेंक सकते हैं। अरे एडवर्ब है, पीछे बिल्कुल फेंक सकता है बेटा। एडवर्ब है, कहां भेजा? पीछे बाद में बताना कहां भेज दिया, पहले तो बता दे कौन सा फर्नीचर। तो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव थे बेटा। इसको मैं क्यों? क्योंकि किताबें कौन सी? हिस्ट्री की किताबें, तो हिस्ट्री की ये इसकी एडजेक्टिव फ्रेज थी। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो गलत है। तो पेपर में कहां एरर? यहां एरर माना जाएगा बेटा, ध्यान रखना, यहां एरर माना जाएगा। और पुत्र आपको क्या करना होगा? उसको पहले फेंकना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना बताओ? पहले फेंकना होगा। पहले फेंकोगे तो आप क्या करोगे? ही हैज सेंट द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को कहां भेजा? पटना। बाद में बता, पहले बता कौन सा फर्नीचर। ही हैज सेंट द फर्नीचर, हां, व्हिच ही बॉट इन दिल्ली, हां, व्हिच ही बॉट या व्हिच ही बॉट इन दिल्ली, हां, टू पटना। अब आएगा मजा, या व्हिच ही बॉट दे देता, कुछ भी दे देता, अब आएगा मजा। अब वो सेंटेंस है, तो ये पेपर में आ चुका था, इसलिए रूल से मैं कभी नहीं पढ़ाता। चीजों को समझा दो, तुम्हारे तो 2 सेकंड लगे आपकी समझ। तो ये था भाई रिलेटिव प्रोनाउन, फाइनली खत्म हुआ, उड़ा दिया, फोड़ दिया। ठीक है भाई, प्रियांशु गॉड ब्लेस बेटा, है ना समझ। तो पहले फर्नीचर के बारे में पूरी जानकारी दे दो, कहां भेजा बाद में बता दो यार। देखो भाई, अब यहां कहानी है प्रोनाउन की एक लिस्ट की, आप एक लिस्ट बनाए मेरे हिसाब से। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो गया, रेसिप्रोकल भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी आप। हाँ, अब एक बात ये देखनी है, ठीक है, कि आपने इसी के नीचे क्या लिखना बेटा? प्रोनाउन टॉपिक। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है अभी समझा? प्रोनाउन टॉपिक ट्विस्ट ये भाई, सारे टाइप के प्रोनाउन की एक बार लिस्ट बनवा रहा हूं मैं, फिर बताता हूं आपको प्रोनाउन टॉपिक आगे किस रूप में आपको मैं कराऊंगा। पहला प्रोनाउन में मैंने आपको कराया पाजी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको समझा। दूसरा मैंने कराया पाजी आपको पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन जब मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन करा रहा था उसके साथ साथ मैंने आपको पजेसिव एंड पजेसिव डेटरमिनर्स भी करा दिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे बेटा। तो मैंने आपको पजेसिव डेटरमिनर्स भी करा दिए कि भाई माई और माइन में क्या फर्क है, माई यहां है तो माइन यहां, साथ साथ ही समझने पड़े भाई, मजबूरी थी, मजबूरी थी। चलो तीसरा, तीसरा हमारे पास आया, इसके बाद मैंने शायद एम्फेटिक कराया था आपको, एम्फेटिक प्रोनाउंस, फिर मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन कराया। चौथा बेटा मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया, लिस्ट बनानी आपने भी। चौथा मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराया, आपने बोला बिल्कुल सर। पांचवा कौन सा कराया? रिफ्लेक्सिव के बाद मैंने शायद आपको रेसिप्रोकल कराया, आपने बोला बिल्कुल सर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने पढ़ा दिया। छठा मैंने आपको कराया, इसके बाद रेसिप्रोकल के बाद रिलेटिव चालू कर लिया था क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां अब हम करेंगे बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सातवां हो जाएगा। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 3 प्रोनाउन की अलग लिस्ट बनाइएगा, 8वां 9वां 10वां। इंटरोगेटिव के बाद आता है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मेरे बच्चे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स भी होते हैं। मतलब मेरे बच्चे दो काम करेंगे। जैसे अभी अभी आपने एक बात बताओ, जब मेरे साथ पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन तो आपको साथ साथ पजेसिव डेटरमिनर भी पढ़ना पड़ा, मजबूरी होगी आपकी। अलग अलग पढ़ते तो मजा नहीं आता, समझ नहीं आता। ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, जब हम ये कर रहे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स भी पढ़ रहे होते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड आप ये भी कह सकते हो इंटरोगेटिव डेटरमिनर्स भी हमें इसके साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, इसी से रिलेट करता है बेटा। तो जी हमें ये भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मेरे बच्चे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे हम बोल देते हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव में डेमोंस्ट्रेटिव दिस दैट दिस, तो ये वाला होता है। एक होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे ईच एवरी, ठीक है, एवरीवन हो गया, ईच हो गया वगैरह। एंड इसी में हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स, क्योंकि वे निकम में डेटरमिनर्स का भी काम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना सेम शब्द डेटरमिनर यही होता है। 10वां हमारे पास आएगा मेरे दोस्त इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है मेरे बच्चे, हाँ, और ये डेटरमिनर्स का भी काम कर लेते हैं। तो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट डेटरमिनर एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे मजबूरी होगी। यहां से ऐसे प्रोनाउन बचे हैं जिनको प्रोनाउन डेटरमिनर एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये तो मैं कराऊंगा आपको डेटरमिनर टॉपिक में, डेटरमिनर टॉपिक में कवर होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे तब तक हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक डेटरमिनर भी खत्म ना करें। आप बोलोगे जैसे डेटरमिनर ना खत्म करें मतलब क्यों? क्योंकि इन्हीं को कंपेयर करके क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे एक बात बताओ बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा दूं और पजेसिव डेटरमिनर ना पढ़ाऊं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन स्टार्ट हो गया बेटा। जिनके एक बार क्लास को बैक करके दोबारा से वापसी कर लेना, ठीक है, जिन जिनका नहीं, चलो आओ। अब देखिए, तो मैं जो बोल रहा था उसमें एग्जिट होकर दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर लो, क्लास आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो साहिल को भेजना एक बार। आ जाओ बेटा। तो हमने ये देखा, तो मेरा पॉइंट समझे, इंटरप्रेटिव प्रोनाउन करा रहा हूं बेटा, उसके बाद मैं डेटरमिनर टॉपिक चालू कर दूंगा। और
दैट सारी खत्म हो गई, डेटरमिनेंट टॉपिक भी खत्म होगा, प्रोनाउन भी खत्म होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये मेरा टोटल ओवरऑल भाषण था सर। ठीक है, आइए तो बेटा अब हम चालू कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन। टेक्निकली इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कर रहे हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड डेटरमिनेंट्स। और फिर मैं चालू करूंगा बेटा आपका डेटरमिनेंट टॉपिक, फिर इसको पढ़ेंगे। अब आगे भाई क्लास अब रुक गई थी, अब एकदम फर्स्ट क्लास है, लाइव है, अब फटाक से अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में डेटरमिनेंट्स में सबसे पहला है हु और हुम। भाई मेरे कुछ नहीं करना, कसम से मजा आ जाएगा आपको। हु बेटा सब्जेक्ट, हाँ, और हुम ऑब्जेक्ट। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों प्लूरल भी हो सकते हैं। हाँ, कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब बेटा ये कोई ठेका नहीं उठा रखा हमने कि सिंगुलर को दिखाऊंगा या मैं प्लूरल को दिखाऊंगा, दोनों। बस ये ध्यान रखना है, हु सब्जेक्ट, ठीक है, हाँ के रूप में होगा और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे एक बात बताओ बेटा, कौन जा रहा है वहां, कौन कौन जा रहे हैं वहां। अरे बेटा दोनों केस में हुआ है, इसका मतलब हु के साथ सिंगुलर प्लूरल कैसे भी जो है वर्ब लगा। अगर मैं बोलूंगा बेटा हु इज गोइंग देयर, कौन जा रहा है वहां, बताओ भाई हु इज गोइंग देयर, कौन जा रहा है वहां, तो मैं सिंगुलर को दिखा रहा हूं। और पेपर में कह रहा है बेटा हु आर गोइंग देयर, कौन कौन जा रहे हैं वहां। तो बेटा दोनों की जो इंग्लिश है मेरे दोस्त वो हु ही बनेगी, यहां प्लूरल हो जाएगा, वहां सिंगुलर हो जाएगा, कौन सेम हो, ठीक है। मतलब ये हो गया प्लूरल, यहां हो जाएगा हिंदी में हम कौन कौन बोलते थे, कौन कौन जा रहे हैं वहां, और यहां बोलते थे कौन जा रहा है वहां, कौन कौन आया था, कौन आए थे। कई जगह पता नहीं चलेगा, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया तो हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल और कौन कौन आए थे कल, अब हमें पता ही नहीं पाजी, ठीक है। अब कई बच्चे दिमाग खराब होता है, सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की बात तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सर क्वेश्चन वर्ड की बात तो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें क्यों नहीं आ रही, इसमें इसलिए नहीं आ रही। बेटा आपको क्या लगता है, ये बंदा टेक्निकली यहां सब्जेक्ट, ये बंदा टेक्निकली यहां प्रोनाउन भी है और दुनियादारी बाहर में गई, ये बंदा यहां पर इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है ना बेटा। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और किसी टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी तो है ना बेटा। तो राम केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, दे केम यस्टरडे, हु केम, तो ये दे को भी रिप्लेस करेगा, मोहन को भी, सोहन को भी, सिंगुलर को भी, प्लूरल को भी। अच्छा बात बताओ, मैंने बोला मोहित ने अपना काम कर लिया है, हु हैज डन हिज वर्क, हु हैज डन हिज वर्क, क्या है भाई बताओ, तो सेम है, तो मस्तानी लाइफ है। इसलिए बेटा क्वेश्चन वर्ड अलग टाइप के वो एडवर्ब होती है, व्हाई वेयर हाउ। अब मैं ये नहीं बोलता ना व्हाई केम यस्टरडे, वेयर केम यस्टरडे नहीं बोल सकता ना, व्हेन केम यस्टरडे नहीं बोल सकता, सब्जेक्ट देना जरूरी है। लेकिन बेटा यहां पे तो मस्त है लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द डिफरेंस, जो वेयर व्हेन हाउ वगैरह जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या करेगा, हु सब्जेक्ट का काम करेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, या सब्जेक्ट किसको वहां जाना चाहिए। अगर मुझे अंग्रेजी ये बनानी होगी तो मैं बोलूंगा हु शुड गो देयर, किसको जाना चाहिए, हु शुड गो देयर, क्वेश्चन समझो, ये चीज है हमारी। तो वो व्हेन और वेयर में होता है, आप ये तो नहीं बोल सकते बेटा वेयर केम गलत, वेयर केम, वेयर डिड यू कम, वेयर दे, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते ना बेटा व्हेन गो व्हेन गो, गलत, कोई अलग सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, व्हेन डू यू गो देयर, कब जाते हो तुम वहां, तो कुछ ना कुछ अलग बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां तो हो सकता है ना, ठीक है, यहां तो हो सकता है। अब मैं बोल दूं व्हेन गो देयर, बोल सकते हो आप ये व्हेन गो देयर, नहीं नहीं बोल सकते। जैसे मैं ये बोल दूं व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, व्हेन डू यू गो देयर, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना बेटा, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हु हुआ ना तो सीधा आ जाएगा, हु गो देयर, कौन जाता है वहां, कौन कौन जाते हैं वहां, हु गोस देयर, कौन जाता है वहां, और हु गो देयर, कौन कौन जाते हैं वहां। यहां हु मेरे बच्चे प्लूरल हो जाएगा, यहां सिंगुलर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बहुत होता है, बच्चों बहुत दिमाग खराब होता है इसमें। सो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें तो बचपन में सिखाया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, टीचर गलत थे, रूल हटा डाले। क्वेश्चन वर्ड के बाद बेटा एडवर्ब होती है, वहां एडवर्ब में इन्वर्जन के बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ताकि उस इंटरोगेटिव एडवर्ब पर फोकस बने मेरे बच्चे। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, जो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, दिस इज द रीजन मेरी स्पीड थोड़ी आई है, बुरा नहीं मानना कि स्टेज टू आ रहे हो। दूसरी बात मेरे बच्चे, अगर हु देखे तो प्रोनाउन, प्रोनाउन तो सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, तो उसकी कला है, उसमें इतने सारे फीचर्स हैं। वो अपनी बात करेगा, मैं सब्जेक्ट वर्ब लूंगा, वर्ब किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म आती है, हु दोनों होता है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाएगी उसके बाद। अगर परफेक्ट में जैसे चीज होती है परफेक्ट में यूज होगा, जैसे जैसे टेंस में यूज होता है वो वैसे यूज होगा सब्जेक्ट। तो ये तो बेटा हु के सारे के सारे एग्जांपल, ठीक है। तो हु कैसे है, जैसे मैंने बोल दिया मोहित हैज डन हिज वर्क, तो हु हैज डन वर्क। मैंने बोल दिया ही हैज डन हिज वर्क, हु हैज डन हिज वर्क, सीधा ये तो सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है। बताओ मेरे बच्चे यहां तक कोई डाउट, बताइए, फिर बढ़ना मैं आगे बढ़ता हूं। टॉपिक यहां तक तो ये चीज बनी, तो हु के एग्जांपल हो गए। अब मैं हुम का बताता हूं और फिर बताता हूं, होम पे भी तैयार आएगा ना पेपर। तो कोई ये इतना टफ काम नहीं है और ना हमने इसको टफ बनाना है, इजी है, इजी रहने देते हैं बेटा। डन भाई, हो गया कॉपी। अब हुम के एग्जांपल, जैसे मेरे को भाई कुछ और बोलता, अब हुम में कहानी पड़ती है बेटा। आप हु के बाद तो डायरेक्ट वर्ब यूज कर पा रहे हो, लेकिन हुम के बाद ऐसा नहीं कर पाओगे आप। जैसे देखो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा हुम तो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट आगे कैसे आ जाएगा सर। चलो पहले मैं काम करता हूं, क्या लिखें क्या लिखें, एक एग्जांपल बनाते हैं हुम का, थोड़ा सा इजी, ठीक है, थोड़ा सा इजी। जैसे मेरे को ये बोलना है तुम किससे मिले थे, तुम किससे मिले थे, तुम किससे मिले थे, तो मैं बोलूंगा बेटा हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे, हुम डिड यू मीट। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, इसको सिखाता हूं कि बना कैसे, इसको सिखाता हूं ये बना कैसे, आया कैसे। देखो बेटा ये कैसे कर लेते हैं, दे मीट कर लेते हैं, वे किससे मिले थे, वे किससे मिले थे। देखो बेटा वे किससे मिले थे, ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, दे। अच्छा वो जिससे मिले थे वो कौन है, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे जब सर हमें हिसाब दो, ऑब्जेक्ट आगे क्यों है, मन कर रहा होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट आगे क्यों, तो हुआ तो अलग है। अरे मेरे बच्चे आजा इसकी डेरिवेशन सिखा बेटा, 2 सेकंड के लिए मान लो आप पास्ट इंडेफिनिट को ऐसे लिखोगे ना, दे मेट, सपोज करो दे मेट हिम, वे उससे मिले थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे मेट हिम। तो एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसमें पता हुआ क्या बेटा, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, मानते हो बात को।
तो मैंने यहां सेकंड फॉर्म लगाई बेटा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन अब लो चाय उल्फत क्या हुआ, अगर मुझे इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो सपोज करो बेटा मुझे इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने हिम की जगह हूं लगा दिया। मैंने बोला हूं लगाऊंगा मैं, तो मैंने बोला देखो सर, इसका मतलब अब हम हूं को क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं। अगर हम हूं को क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं प्लस साथ साथ वो क्या बेटा ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आगे होना चाहिए। तो जब मैंने क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आया, मैंने बोला आगे ले आया मैं, अब आपने बोला सर एक काम करो हूं दे मेट, ऐसे लिख दो सर हूं दे मेट, हूं दे मेट सर बनेगा। मैंने बोला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया सर, इसको आगे लिख दे मैंने हूं दे मेट, क्वेश्चन वर्ड आगे होना चाहिए आपने कहा। मैंने बोला देख मेरे भाई क्यों है, प्लस साथ साथ ऑब्जेक्ट भी तो है। हाँ बेटा सब्जेक्ट नहीं है ना, दूसरा सब्जेक्ट लिख दोगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दोगे, नहीं। अब ये क्वेश्चन वर्ड है जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है, तो हुआ क्या बेटा, हु के बाद तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब या हु के बाद हम डायरेक्ट वर्ब लिख पा रहे थे, क्योंकि वो महाराज सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे अब ये ऑब्जेक्ट है हूं जो आ गया है, इसलिए बेटा कि हमें हूं के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा हूं। वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड भाई सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है दे के हिसाब से आ रही है, हूं के हिसाब से नहीं आ रही बेटा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट दे है, ये है सब्जेक्ट। तो मैंने हूं और लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में डिड ही आता है, तो जाएगी कहानी देखो। तो हूं डिड दे, अब मीट को मुझे क्या, मैट को क्या करना पड़ेगा, मीट। इस तरीके से क्वेश्चन बना बेटा, हूं डिड दे मीट, ये है फाइनल डेरिवेशन। तो ये जो वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब जो है, हाँ वो बेटा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता ही ऑब्जेक्ट है, पूरी डेरिवेशन मैंने समझा दी, ये ऐसे ऐसे आ गया है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आती मेरी जान, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती। तो ये डिड जो है के हिसाब से। सर ये सब समझाने का क्या फायदा, अरे मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन तैयार हो गया, मुझे बताओ whom हाँ whom has they met two times, किससे वो दो बार मिले हैं। तो एक बात बताओ बेटा, वो किससे दो बार मिले हैं, भाई जिससे भी मिले हैं वो तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया बेटा। जब ये ऑब्जेक्ट आ गया है बट यहां पर सब्जेक्ट कौन है, दे, तो मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी। तो whom has they met नहीं, whom have they met two times, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन समझाई बाजी आपको, ताकि आप क्या बोले। तो पेपर में आपको ऐसे एरर आ जाएगा, या मेरे बच्चे इसको ऐसे दे देगा कि ऐसे दे देगा who have they met two times, किससे वो दो बार मिले हैं। तो हमने बोला यार एक बात बताओ, जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो, हाँ तो मिले कौन है बेटा, दे। अरे जिससे मिले हैं वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां हूं नहीं, वो नहीं माना था। बाकी पैसिव वॉइस में हुआ का क्या ट्रीटमेंट हो मैं आपको बता चुका, ठीक है। एक ही कहानी बनती है। इसलिए बेटा जब हम पैसिव वॉइस खेलते हैं, तो पैसिव वॉइस में जो हु है वो बड़ा ही मस्त रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हु रॉट दैट लेटर, वो लेटर किसने लिखा था, तो ये इंटरप्रेटिव सेंटेंस। मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं आपसे बेटा, ये एक्टिव वॉइस है। तो जब इसलिए इसका पैसिव वॉइस आप बनाते हो बेटा, तो आप क्या करते हो, बाय हूम पीछे जाता है, मतलब डेरिवेशन याद है। अगर मैं इसे 2 सेकंड के लिए ही मान लूं ही रोट दैट लेटर, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे दैट लेटर वाज रिटन बाय हिम, है ना, दैट लेटर वाज रिटन बाय हिम। बाय हिम की जगह क्या कर दिया, बाय हूम। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अब इसको ठीक करोगे तो तुम बाय हूम को आगे उठा के लेकर आओगे। हाँ और अभी भी मैंने प्रूव किया बाय हूम आ गया, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। तो बाय हूम वाज, हाँ दैट लेटर रिटन, इसके द्वारा वो लेटर लिखा गया था। आप इसे ऐसे करोगे, हाँ अब ये सही हुआ। फिर जब ये आएगा तो जब आपने एक और बात बताई थी क्या, कि जब प्रेपोजिशन हो, हाँ तो उसे आप हु से भी लिख सकते हैं। तो इसका एक और आंसर हु का हु भी रह जाता है पैसे में। हु वाज कौन था, वो लेटर लिखा गया था जिसके द्वारा, हु वाज दैट लेटर, ठीक है, हु वाज दैट लेटर रिटन बाय। ऐसे भी हो सकता है कि प्रेपोजिशन पीछे फेंक दो। तो भाई मेरी तो आदत है कि बच्चों को पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, तो ये भी हो सकता है, ठीक है भाई। विक्की भाई सर मेरे भैया का सिलेक्शन हो गया आपकी क्लासेस से, चलो भाई कांग्रेचुलेशंस कहना, पर तू भी लग जा भाई, दोनों भाइयों का हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी ना। बताओ सर, ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आसान हो गया बेटा। तो ये था हु का। हाँ बेटा ये प्रोनाउन ही है, जो तुम किताब में पढ़ते हो, दो पन्नों में खत्म करता है प्रोनाउन को, ये वही प्रोनाउन है, देख लो। ऊपर उठा दो। तो भाई मेरी अच्छा, अब हु और हुम मैंने जो आपको कराए हैं, उस हु और हुम में आप एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने आपको वो हु और हुम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कराए हैं, है ना भाजी, हु और हुम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कराए हैं। मैंने उन्हें डिटरमिनेंट नहीं बोला बेटा एक बार, लेकिन लास्ट जो अपना जो अगला एक एरर जीती और एक ना एक एरर देता हूं। एक बात बताओ, मैं बोलूं होम, या ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लिखिएगा, थोड़ा सा एरर बनाने की कोशिश करो। होम डिड दे हेल्प यस्टरडे, या हु डिड दे हेल्प यस्टरडे, यहां पर क्या आएगा, हु डिड दे हेल्प यस्टरडे। आप बोलोगे देखो एक बात बताओ, एक ही तो बात है, दो बात तो है नहीं, एक ही बात है। मदद किसने की, देने, ये वर्ब। किसकी मदद की, तो ये तो गलत हो गया ना सर, होम, ठीक है चलो। मैंने बोला होम डू यू थिंक, तुम्हें क्या है, होम डू यू थिंक, हाँ कैन डू दिस वर्क, तुम्हें क्या लगता है कौन है जो इस काम को कर सकता है। अब सोचो देखो भाई, ये वर्ब है हाँ, और ये सब्जेक्ट है हाँ। लेकिन इसमें तो एक और वर्ब है, इसमें दो वर्ब है। अब जो वर्ब आने लग रही है बेटा, ये कौन है, मतलब होम डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कौन इस काम को कर सकता है, इसका तो सब्जेक्ट भी बनेगा, इसका मतलब यहां पर आएगा।
ठीक है भाई, ये होता है बेटा वो रूम। अच्छा देखो, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं बेटा, विद होम डू यू लिव, विद होम डू यू लिव, हाँ, ऐसा मैंने डायरेक्ट एग्जांपल है, लेकिन आपको खोपड़ी में ध्यान रखना। हाँ जयदीप सर ने हमें सिखाया था, अगर प्रेपोजिशन का केस हो तो सेंटेंस को हम हूं से भी लिख सकते हैं, जिस केस में प्रेपोजिशन को सेंटेंस के बाद में भेज देते हैं। हाँ सर मुझे याद है, तो सेंटेंस को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं। कैसे? देखो बेटा, और हु डू यू लिव विद, बेटा हर सेंटेंस पे ऐसे लिख सकते हो आप जो प्रेपोजिशन का केस है। देखो ध्यान रखना, केस ऑफ प्रेपोजिशन, तो केस ऑफ प्रेपोजिशन याद रखना लड़ले, आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो इसमें इस पर फोकस है, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, इसमें इस पर फोकस है, तुम किसके साथ रहते हो। यार इसलिए बेटा केस ऑफ प्रेपोजिशन था, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इंटरवेटिव प्रोनाउन में अगर प्रेपोजिशन घुसाएगा थोड़ी देंगे दो इंसान, अरे तेरी पड़ते मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो बेटा फिर हम देखेंगे हम यूज ऑफ विच, विच महाशय क्या करते हैं, क्या जलवे बिखेरते हैं। फिर हम भाई साहब से मिल लेंगे, दैट इज कॉल्ड विच। ओके जी, स्पोकन। तो आप क्या करोगे बाजी, इसको ध्यान रखना बेटा, जब ये इंटरवेटिव प्रोनाउन, ये इंटरवेटिव डेटरमिनर होता है ना भाई साहब, चाहे पीपल हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग्स हो, बेटा सबके लिए आएगा। अब आप बोलोगे विच इंसान के लिए नहीं आता सर, मैंने बोला बेटा विच रिलेटिव प्रोनाउन इंसान के लिए नहीं आता, लेकिन अगर इंटरवेटिव प्रोनाउन या डेटरमिनर हो सबके लिए आता है, इंसान हो, थिंग्स हो, कोई भी। पहली बात, इसका मतलब होता है बेटा यहां सिलेक्शन, इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग भी बदलता है, कौन सा या कौन से। क्या कहता है कि विच के बाद अगर सपोज करो आप सिंगुलर या प्लूरल नाउन कैसा लगाओगे, अरे दोनों, विच कार्स कौन सी गाड़ियां, विच कार कौन सी गाड़ी, विच स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स, विच स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट, दोनों सही है बेटा, ठीक है दोनों सही। तो कौन सा या कौन से, तो कौन सा सिंगुलर, कौन से प्लूरल, ये दोनों को ही दिखाता है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे कैसे बाल गिर रहे हैं, कौन सा वो यूज करते हो, मेरे बच्चे गंजा हो जाओ, नौकरी मिलने के बाद बाल बढ़ डालियो और लिख के ले लो, नौकरी लगने के बाद बाल नहीं गिरेंगे, क्योंकि साला जेब में पैसा होगा और लोगों की आंखों में आपके लिए इज्जत होगी, कहानी खत्म। तो मैं कौन सा यूज करता हूं, क्या करता हूं, कुछ भी नहीं करता भाई, मैं ऑयल ही यूज नहीं करता, मां कसम, मां की सर की कसम, तो मैं झूठी नहीं खाऊं, इसलिए तेरे सहज स्वभाव में बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर फिर आपके बाल इतने अच्छे क्यों, जेनेटिक है बेटा, जेनेटिक इफेक्ट होता है, समझ में आया बात। मैं कोई यूज नहीं करता, मैं बहुत गंदे तरीके से बाल को रखता, क्रिकेट खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बकवासबाजी में रहते हैं, वो अपने आप ही ठीक है, लेकिन पैसा जरूरी है, बाल जरूरी नहीं है, नौकरी जरूरी है, बाल जरूरी नहीं, गंजा हो जाए नहीं टूटेंगे बाल, गंजा है टोपी पहन के, और लाइब्रेरी में बैठे तो टोपी पहने मत बैठना, सर गम रहेगा, टोपी निकाल कर गंजा है साला, किसको सकल सूरत दिखानी, नौकरी लगने के बाद बाल बढ़ाइयो, जेल लगाइयो, ठीक है, जैसे हेयर स्टाइल रखना वो रखियो, नौकरी चलिए, लेकिन उससे पहले, ठीक है ये ध्यान रखो, इससे पहले तुम टीचर को कॉपी मत किया करो, टीचर को कॉपी करो, मैं मेहनत भी तो कर रहा हूं सुबह से शाम तक, तो मेरी वो कॉपी करो, मेरा हेयर स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं, ना मेरे कपड़े कॉपी करने की जरूरत है, ना ये कॉपी करने की जरूरत है कि सर क्या है, हल्दी रहे हैं या जिम जा रहे हैं, कुछ नहीं कॉपी करने की जरूरत, आपको सिर्फ ये देखना है कि घर का खाना खाना है, ठीक है, और गंजा होकर खाने खत्म, ठीक है, बाल गिरने की टेंशन खत्म। अच्छा अभी तो ये सोच विच कैसे यूज हो, ठीक है, सीरियसली बात तो ये जो मैंने भी बोली, ठीक है, नौकरी के बाद जैसा अच्छा लगे आप वैसे रहना यार, होता है पैसा और इज्जत कमा लो यार, ठीक है ना, किसी किसी के नसीब में होता है पैसा और इज्जत, पैसा तो नेता लोगों के पास इज्जत का, तो आपके पैसा भी होगा, अच्छी नौकरी भी होगी, ठीक है, अच्छी रिस्पेक्ट भी होगी, फिर अपना जैसा आपको रखना, जैसा अपना जीवन आपको जीना, स्वस्थ जीना, अच्छा पहनना, अच्छे से, ठीक है, बाल बाल संभाल के रखना, कोई टेंशन नहीं। देखो तो ये जो विच इंटरव्यू प्रोनाउन, इंटरव्यू डेटरमिनर, अब मैंने दोनों में बोला, अब एक एग्जांपल देखो, अगर सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूं विच स्टूडेंट कैन, कौन सा स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो भाई मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो ये क्या है, नाउन है, इस नाउन से पहले क्या डेटरमिनर बेटा, और इंटररोगेटिव डेटरमिनर, इसलिए आप विच के बाद भी वर्ब यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया विच बॉय वेंट देयर, कौन सा लड़का वहां गया था, डिड गो देयर नहीं लिखोगे बेटा, क्यों सर वर्ब से पहले जब सर आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट कैसे यूज कर लिया ना बेटा, विच स्टूडेंट, क्योंकि ये तो डेटरमिनर, इंटररोगेटिव डेटरमिनर, और ये यहां पर क्या बेटा, नाउन है, तो नाउन मेन सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये विच स्टूडेंट थी तो सब्जेक्ट है यहां पर, इसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, ठीक है, वेरी गुड। तो कौन सा स्टूडेंट, अब पेपर में क्या देगा, हु स्टूडेंट, अरे हु स्टूडेंट थोड़ा ना होगा, पेपर में देगा हु स्टूडेंट नहीं होगा, हु बॉय नहीं भाई, विच बॉय, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, चलो तो ये डेटरमिनर ऐसा प्रोनाउन बताना कब बनेगा, देखो बेटा, अगर मैं ये लिख दूं विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द बॉयज वेंट देयर, लड़कों में से कौन सा लड़का वहां गया था, लड़कों में से कौन सा, तो अब ये प्रोनाउन बन गया बेटा, हाँ, और इसमें में से का मीनिंग, अब यहां ये तो नहीं कर सकते ना बेटा, हु ऑफ द बॉयज, विच आएगा, तो विच क्या है, ठीक है, विच क्या है, वो इंटररोगेटिव प्रोनाउन भी है और वो इंटररोगेटिव डेटरमिनर, तो डेटरमिनर प्रोनाउन दोनों का ही काम करता है, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा इसका यूज है बेटा, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कॉपी करके छोड़ दो, तो विच में अपने पास कुछ है, इसी के नीचे करा देता हूं यूज ऑफ हुज, बेटा हुज भी खतरनाक है, यहां ध्यान रखना, ये लोना भी प्रोनाउन का भी काम करता है और ये बंदा डेटरमिनर का भी काम करता है। जैसे अगर मैं ये कहूं बेटा
हुज इज अ न्यू कार, हुज इज अ न्यू कार, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। और मैं कहूंगा मेरे बच्चे हुज कार इज न्यू, बेटा दोनों सही है। तो ये नाम से पहले आ गया और इसके बाद सर, इसके बाद इज आएगा आर, बेटा दोनों आ सकते हैं। अगर मैं ये बोलता हुज इज या आर न्यू बुक्स, अगर मैं किसकी नई किताबें हैं, अगर मैं बुक्स को दिखा रहा हूं तो ये प्लूरल को दिखा रहा है हुज, और अगर ये प्लूरल को दिखा रहा है तो बेटा आने वाला आर हो गया। तो इसके बाद सिंगुलर प्लूरल कैसे भी आ सकता है, तो हुज के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना यार, ठीक है। तो ये बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं यार, छोड़ो कॉपी करके, ठीक है। और आजू बाजू में आपने अगर विच कॉपी कर लिया तो इसके ऊपर ही लिखा देता हूं मैं, अगला पेज भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा काम है। वो है मेरे बच्चे वट का, वट भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन में शामिल कर लिया जाता है। जैसे मैं ये बोल दूं व्हाट हैज बीन पेंटेड बाय हिम, उसके द्वारा क्या पेंट किया गया, बेटा जो भी पेंट किया गया होगा वो यही तो होगा, ठीक है। व्हाट हैज बीन पेंटेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा पेंट किया गया, तो आप देखोगे व्हाट भी जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तरीके से यूज होता है। क्या पेंट किया, पता नहीं, क्वेश्चन पूछ लोगे, तो ये व्हाट का भी छोटा सा मोटा एग्जांपल, तो ये भी ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी करके छोड़िए। तो ये थे बहुत छोटे से रूप में इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिनमें कुछ ज्यादा भसड़ नहीं है। अब हम डेटरमिनर टॉपिक चालू करेंगे। आप बोलोगे जल्दी सर डेटरमिनर टॉपिक चालू करेंगे, बिल्कुल जी, जो मैंने अभी आपको समझाया था इस फॉर्मेट में कि बेटा हमने ये सब कर लिया, अब ये तीन चीजें हम डेटरमिनर टॉपिक में ही कवर करेंगे। तो ये कहोगे आप सर प्रोनाउन प्रैक्टिस करा दो, नहीं बेटा, डेटरमिनर खत्म करके फिर प्रोनाउन और डेटरमिनर एक साथ ही, पहले प्रोनाउन प्रैक्टिस कराऊंगा फिर डेटरमिनर प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर एडजेक्टिव बनाना, तो अल्टीमेट, ठीक है, ये काम आपका हो जाएगा। तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं हो दोनों, चलो कॉपी करो। ऑल सेट, चल। तो अब जो हेडिंग आप की बदलेगी वो यही बदलेगी कि आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पे न्यू टॉपिक डेटरमिनर्स, और जो अपने साथ यादें लेकर आएगा प्रोनाउन। डेटरमिनर्स में क्या है बेटा कहानी, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हम डेटरमिनर्स को बोले तो आप सबको डेटरमिनर्स की मैंने जो है इंट्रोडक्शन बताई रखा है, छोटे रूप में फिर बता देता हूं बेटा, आप साथ साथ कॉपी कीजिएगा। देखो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जब आप नाउन को यूज करते हैं तो आप सबको पता है ये नेमिंग वर्ड होता है, सर किसी का भी नाम होता है, हाँ। तो नाउन यूज करते हैं तो आप सबको पता है ये रिप्रेजेंट्स अ नाउन, किसी भी नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें अगर डेटरमिनर की, सो बेटा डेटरमिनर, ठीक है, नाउन से पहले यूज होता है टू डिटरमाइन द नाउन। इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए कौन है, क्या है, कैसा है ये, तो सेम वर्ड कई बार आपको धोखा देता है, वो डेटरमिनर और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। दिस इज द रीजन हम इस चीजों को सीखते हैं। तो मैंने बोल दिया ना, अगर किसी भी चीज में मैं ऐसे यूज कर रहा हूं कि सम ऑफ द टेबल्स हैव बीन पेंटेड, तो मैंने आपसे पूछा सम क्या है, तो बेटा यूज ऑफ सम पढ़ा होगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि यहां तो सम प्रोनाउन है बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पर अगर मैं बोल दूंगा यहां इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, सम टेबल्स हैव बीन पेंटेड, कुछ टेबल्स पेंट कर दी गई हैं और टेबल्स में से कुछ पेंट कर दी गई, तब आप देखोगे टेबल्स अपने आप में नाउन और नाउन से पहले सम जो है ना वो अपने आप में डेटरमिनर, तो दोनों का मतलब अपने आप में सेम चल के चलता है। तो ये सारी कहानी होती है बेटा। अब इसलिए हम मजबूर है मेरे बच्चे, डेटरमिनर प्रोनाउन अलग नहीं हो सकते अगर आपको नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हम जो चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स, हम पहले इन्हें खत्म करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तीन बंदे होते हैं, ईच, ईदर, मेनली और नीदर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें चार होते हैं डेटरमिनर्स में, ईच भी आता है, एवरी और बढ़ जाता है। इसका मतलब आप बोलोगे जयदीप सर क्या एवरी प्रोनाउन नहीं होता, नहीं होता बेटा, एवरी वन प्रोनाउन होता है, एवरी बड़ी प्रोनाउन होता है, सब पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों में फर्क, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, यूज ऑफ ईच, यूज ऑफ एवरी, यूज ऑफ ईदर, यूज ऑफ नीदर, ढंग से इनको यूज को खत्म करा दूं। जब मैं ढंग से इनके यूज को खत्म करा दूंगा, एग्जाम में ऐसे करा लिया, आपसे गलती नहीं करा पाएगा। रिटर्न कंप्लीट क्या पढ़ता है, प्रोनाउन में प्रोनाउन पढ़ लेता है, डेटरमिनर में डेटरमिनर पढ़ लेता है, उसको मिक्सिंग पता चलती है, पता ही नहीं चलता यूज ऑफ ईच क्या है या यूज ऑफ एवरी क्या है, एवरी में फर्क क्या है, पता ही नहीं चलता। दूसरी गलती क्या है, ज्यादा टीचर्स डेटरमिनर नहीं कराते, नहीं कराते तो बच्चे को पता ही नहीं चलता, सब कहते हैं एडजेक्टिव में डेटरमिनर खत्म, ऐसा नहीं। तो वो चीजों में यहां पर गड़बड़ है, उन गड़बड़ को हमने ठीक करना है, इसलिए हम ये पढ़ेंगे। अब देखो आया ना हमारे पास ये भी, तो मैंने ये चालू कर दिया बेटा, जब मैं इसको खत्म करूंगा तो ये खत्म होगा, इनको खत्म करूंगा तो इनको खत्म करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डेटरमिनर टॉपिक में कवर होगा। अपने बच्चे को तीन टाइप के प्रोनाउन। तो सबसे पहले कहां से चालू करें, हम यूज ऑफ ईच से चालू करेंगे बेटा अपनी कहानी, ठीक है। तो यूज ऑफ ईच से अपनी कहानी हम स्टार्ट करेंगे। ईच का क्या मतलब है, क्या नहीं है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ईच का पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, ईच का खुद मीनिंग। ईच का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है बेटा, ईच का मतलब होता है
दो या ज्यादा में से, दो या ज्यादा में से हर एक, ठीक है। इसका मतलब आउट ऑफ टू और मोर, आउट ऑफ टू और मोर, दो या ज्यादा में से, आउट ऑफ टू और मोर, दो या ज्यादा में से आप बात करोगे वन बाय वन, एक एक करके। इसीलिए जब ये एक एक करके बात करते हैं, दिस इज द रीजन ईच को डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोला जाता है बेटा, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन हो गया? ईच। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन हो गया? ईच। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो बात सबकी करोगे एक एक करके। इसलिए क्या होता है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो होता है, हाँ ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर, हाँ सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसके साथ सिंगुलर पोजेशन यूज होती है, देयर नहीं हिज यूज होगा, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही पोजेशन यूज होती है। क्यों? क्योंकि बात तो ज्यादा की करेगा लेकिन एक एक करके, बात ज्यादा की करेगा लेकिन एक एक करके। फर्क है बेटा, सर सबकी इकट्ठी बात करनी हो तो बेटा और लगाओ, फर्क हो जाता है दोनों में। तो ये क्यों होता है? ताकि ऐसी बात इम्फेसाइज करके बात बोल दो, बस इसके लिए बनाया गया। दूसरी खासियत क्या बेटा, जो ईच होता है, हाँ वो प्रोनाउन भी होता है, और याद रखना बेटा वो डिटरमिनर भी होता है, तो ये दोनों काम करेगा। मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट नाउन भी लिखा हुआ देख सकते हो और इसको आप एज अ प्रोनाउन भी देख सकते हो। तो ईच का मतलब हुआ दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक का मतलब क्या होता है बेटा, पक्का मिनिमम वहां दो लोग या दो चीजें या दो जानवर रहे होंगे, ठीक है, या ज्यादा रहे होंगे, उनमें से आप बात तो करो लेकिन सबकी बात करो लेकिन एक एक करके। तो सारे स्टूडेंट्स को कॉपी मिलेंगी, बात ठीक है, हर एक स्टूडेंट को कॉपी मिलेगी, बात तो तभी सेम है लेकिन बोलने का लहजा बदल गया। चलो इसी बात को मैं एक एग्जांपल से कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड भी सिंगुलर होता है। बचपन में आपका दिमाग खराब हो जाता था, यार ये ज्यादा को दिखा रहे तो प्लूरल क्यों नहीं है बेटा? प्लूरल सेंस है, इसकी सेंस प्लूरल है, तो एक एक करके प्लूरल को दिखाते हैं, सिंगुलर को नहीं दिखाता, लेकिन एक एक करके। तो दो या ज्यादा लेकिन एक एक करके बात करो तो बात एम्फेसाइज हो जाएगी। चलो अब इस चीज को मैं इसी कांसेप्ट को एग्जांपल से मैं प्रूव करता हूं, एग्जांपल से प्रूव करता हूं। देखो भाई इंट्रोडक्शन आपने तो कॉपी कर लिया होगा, अब इसी का एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं। क्या है देखो बेटा, तीन एग्जांपल को ध्यान से समझो। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, सपोज करो आपके पास टोटल बॉयज जो थे, हाँ वो 15 बच्चे थे टोटल। अगर मैं कहूं वन बॉय हैज डन हिज वर्क, एक लड़के ने अपना काम कर लिया, तो बेटा आप कहोगे सर 15 में से एक ने काम किया, क्योंकि मेरे बच्चे वन जो होता है वो सिंगुलर होता है और वाकई में सिंगुलर होता है, मतलब ये एक ही लड़के को दिखाता है तो ये एक ही को दिखाए। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ईच बॉय, देखो ईच के वन के साथ भी बॉय है, ईच के साथ भी बॉय है, बॉय हैज डन हिज वर्क, हर एक लड़के ने अपना काम कर लिया है, दोनों फर्क आ इसमें तो रिजल्ट 15 का 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये ईच ऑल का ही सेंस दे रहा है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ऑल द बॉय नहीं है, मुझे बॉयज लिखना पड़ेगा, ऑल द बॉयज हैज नहीं, मुझे हैव लिखना पड़ेगा, डन। अब मुझे क्या बेटा, हिज नहीं, मुझे देयर लिखना पड़ेगा, देयर वर्क। क्योंकि फर्क क्या है? फर्क ये है मेरे बच्चे कि यहां आपने क्या किया ना भाई, हर एक लड़के ने काम किया तो उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, सबको जोड़ के आपने देर कर दिया, सबने अपना काम किया तो इसने भी किया, इसने भी किया, बहुत सारे हैज हो गए होंगे, उनको इकट्ठा कर लिया आपने। लेकिन यहां मेरे बच्चों ने हैजो को इकट्ठा ना करके आपने एक एक करके बात करनी थी, इसलिए कि हैज लिखा, जैसे कॉमन निकाल लिया हो, हिज प्लस निकाल लिया, भंडारा नहीं बनाया, भंडारा बनाओगे ऑल में इकट्ठी बात करो, एक एक करके करने की बात कॉमन लिखी, कॉमन लिखी। इसमें ये एक ही हैज था, इसमें ये एक ही हिज था, तो इस हिज में दिन रात का फर्क है बेटा। ईच में वन में दिन रात का फर्क है, ईच भी सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, लेकिन ईच डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है दो या ज्यादा में से हर एक। अगर मैं कहूं हर एक लड़के ने काम कर लिया, हर एक ने काम कर लिया तो 15 में से 15 ने काम किया। अच्छा सभी लड़कों ने काम कर लिया, इसमें भी 15 में, दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन बोलने का लहजा अलग, बोलने का लहजा अलग, भाषा है बेटा, ठीक है, बोलने का लहजा अलग, सबको एम्फसाइज करना था, हर एक पर फोकस लेके जाना था, तो मैं भंडारा नहीं बनाऊंगा, सबने काम कर लिया, मैं बोलूंगा हर एक ने काम किया, मैं अपने हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, तो बात ज्यादा है, सभी स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, बात नॉर्मल लगेगी। बट ये चीज है जहां डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, एम्फसाइज ही बंदा कर रहा होता है, अगर मैं बोलूं मैंने सभी से हाथ मिलाया, सभी से एक साथ कैसे हाथ मिलाओगे, ज्यादा अच्छा भी बोलो मैंने हर एक बच्चे से हाथ मिलाया, तो टेक्निकली बात ये हो जाती है। इसलिए आपका दिमाग खराब होता है बचपन में कि यार ईच सिंगुलर है तो सर उसके साथ सिंगुलर है तो ये एक को दिखा रहे हैं, बट दिखाते तो ज्यादा है, अगर ज्यादा को दिखाते तो प्लूरल वर्ब क्यों नहीं? क्योंकि बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, वर्डों को बनाया इसलिए गया है, दिखाएंगे ज्यादा को लेकिन एक एक करके ताकि एम्फसाइज होगा। इसलिए इसका हिंदी में होता है दो या ज्यादा में से हर एक, आउट ऑफ टू और मोर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बाय वन, ठीक। इसलिए दिखाई दे प्लूरल को लेकिन रिप्रेजेंट किसको करेगा बेटा, ये वेरी गुड, एक एक करके सबको। तो ये डिफरेंस आपको पहले कांसेप्ट से ये समझ आया। भाई आपने ये मत सोचिए इसका सीखा, आपने हर एक के बारे में जान लिया, आगे और यूज बताऊंगा तो उनमें और आसानी पड़ेगी। तो ईच के बारे में पहला कांसेप्ट तो बेटा, इसीलिए ईच जो है ईच के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही पोजीशन आती है। अब बाकी के कांसेप्ट आपको कराऊंगा, पहले आप यहां तक कॉपी करो। ठीक है, तो ऑल और ईच में अंतर देख, साला सारा पढ़ा दिया फिर वही ऐसी तैसी। अबे गधे अभी तो बता, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक साथ बोलेगा ये एक करके बोलेगा, नाश कर दिया भाई, साला सारा बता दिया, ईच और इसमें अंतर। वाह बेटा वाह, आईक्यू की तो बिल्कुल ऐसी की तैसी रखी, बिल्कुल जीरो आईक्यू लेवल का रखा, बहुत अच्छी। कसम खा के मां कसम, आप कितनी अच्छा पढ़ा लो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगी, क्यों पढ़ना ही मैंने, बढ़िया बेटा शिव, कमाल है तू। ऑल एलिट मेंटल यहां का लग रहा है, समझा रहा है, एलिट मेंटल मेंटल का है टेल, ऑल एलिट मेंटल बेटा टोटल, स्पेलिंग का फर्क बेटा बस, कुछ नहीं, स्पेलिंग का फर्क। ये तो ये पागल बच्चे हैं, पता नहीं क्या टेक्निकल पढ़ने लग जाते हैं कि पेपर पास करना है, छोड़ बेटा, तेरे लिए स्पेलिंग का फर्क बेटा, कुछ नहीं। ठीक है बंधु, चलो तो अब ईच का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको मेरे बड़े बच्चे पढ़ेंगे मंडे को। ईच का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे मंडे से, तो अगले हफ्ते में आपका डिटरमिनर खत्म होगा, अब इसका रीनेम कर देते हैं हम। और जैसे कि मैंने कहा आज मैं आपको ये डिटरमिनर्स में ही इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और 3:30 बजे के करीब मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा, तो या तो प्रैक्टिस से कराऊंगा, जब भी फ्री में आया हुआ एक पेपर जैसा करेंगे, वो क्या करेंगे जैसा भी बताएगा।